नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि लॉकडाउन में आप लोग घर पर बैठे हुए बढ़िया से पढ़ाई अपना स्टडी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ करना नहीं है, यही काम ही है घर पर बैठे बैठे इसमें क्या स्टडी। भरपूर मौका मिला है, मौका का हमेशा लाभ उठाना चाहिए। मतलब मौका में चौका हमेशा मारना चाहिए, नहीं कि छोड़ दीजिए। ठीक ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक ना, आज हम पर्यावरण का पोर्शन लेके आ रहे हैं। वैसे आप लोगों का सुझाव जो भी रहे आप कमेंट में लिखिएगा, कौन सा पोर्शन पढ़ाया जाए कौन सा नहीं, तो आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से हम और आगे हम बढ़ेंगे, कोशिश किया जाएगा जो है कि। ठीक ना, पर्यावरण देखा जाए तो पर्यावरण जो बना है ना परिधन आवरण से। शब्द किससे बना है? परिधन आवरण। परिमित होता है चारों ओर। क्या होता है आपका? चारों ओर। और आवरण माने होता है ढका हुआ, चारों ओर से जो ढका हुआ क्षेत्र, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पर्यावरण। तो पर्यावरण ये तो नॉर्मल इसका अर्थ है, लेकिन पर्यावरण होता क्या है जो पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाता है प्रश्न, उस पर देखते हैं। कुछ पॉइंट वाइज में हम चलते हैं। पर्यावरण में कुछ जो होते हैं ना, इसके अंतर्गत चाहे इसका अभिप्राय क्या होता है? तो भौतिक घटक। इसका अभिप्राय क्या होता है? तो भौतिक घटक। भौतिक घटक जैसे में आपका ले लेंगे वायु, आपका भूमि, आपका क्या है खनिज, ये सब किस में आएंगे? मिट्टी, ये सब क्या आएंगे? भौतिक घटक। तथा आपके जैविक घटक। भौतिक घटक को हम कह सकते हैं, अजैविक घटक भी कह सकते हैं। तथा आपके जैविक घटक। जैविक घटक, जैविक घटक में आपके पौधे, आपके जीव जंतु, जीव जंतु इत्यादि जो होते हैं आप किस में आते हैं? तो इनके जो कि भौतिक घटक और जैविक घटक, ये जो होते हैं इनके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है हमारा? तो पर्यावरण के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो हमारा पर्यावरण। ये सब इसी प्रकार से पूछे गए, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा। ये जो पॉइंट है ना, इसी तरह जैविक घटक क्या होता है, जैव भौतिक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, ये सब हमारे पूछे हुए प्रश्न। और देखेंगे तो इसमें जो है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग, ये भी ध्यान रखिएगा, उन संपूर्ण दशाओं का योग, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होते हैं। जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होते हैं, ये भी आपको पर्यावरण में आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं ऊपर से। इसमें देखा जाएगा तो भौतिक, इसमें जो होता है भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक तत्व विद्वान होते हैं। सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक तत्व इसमें क्या होते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आपके विद्वान होते हैं। और इसमें ध्यान रखिए कि जैवमंडल जो होता है ना, इसमें जैवमंडल किससे बनता है? तो कई बायोम से मिलकर आपको जैवमंडल बनता है। तो जैवमंडल पर्यावरण का आधारभूत इकाई है। क्या है? आधारभूत इकाई है। ये हमारा हो गया पर्यावरण। अब इसको ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा एक नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। सभी पॉइंट पूछे गए पर्यावरण से रिलेटेड, सभी इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक तरह से। थोड़ा सा देखा जाए तो जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या में मतलब मनुष्य जो है कि आपको पुरुष महिलाओं की संख्या, आपका पशुओं की संख्या, पशुओं में बिल्ली की संख्या, कुत्तों की संख्या कितने हैं, तो इन सबको यदि ले लिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या, पेड़ की जनसंख्या या संख्या ले लीजिए आप, जो है कि जीव जंतुओं की संख्या ले लीजिए। जीव जंतु में सभी जीव जंतु में अलग अलग, जैसे मनुष्य हैं, आपके
घोड़ा है इत्यादि की संख्या, इनको लेने से बनता है हमारा, क्या बनता है, तो हमारा समुदाय। क्या बनता है, तो समुदाय। और जो है कि आगे हम लोग चलेंगे, इस समुदाय यदि हम समुदाय प्लस आपका समुदाय प्लस पर्यावरण, इसको जब हम इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र से हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बायोम बनता है। क्या बनता है, कई पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, बायोम, या जिसको हम कहते हैं जीवोम। और कई जीवोम से मिलकर हमारा क्या बनता है, तो जीवमंडल। क्या बनता है, जैव मंडल। ये थोड़ा सीरीज होता है, छोटी सीरीज से हम लोग बड़ी सीरीज तक, ठीक है। समुदाय के बाद पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद बायोम या जीवोम, उसके बाद हमारा जीवमंडल। जीवमंडल सबसे बड़ा तंत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जीवमंडल के बाद हम चलेंगे तो ये बड़ा सा कोई ग्रह लिया जाएगा। ग्रह के बाद लेंगे तो हम लोग देखा जाए तो आप सौरमंडल के बाद आपका आकाशगंगा के बाद आपका जो है कि सबसे बड़ी आकाशगंगा, उसके बाद हमारा ब्रह्मांड हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से होता है, ठीक ना। इससे भी छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को देते हैं तो एक मूलभूत कण होता है, जैसे परमाणु से मिलकर क्या बनता है हमारा अणु से मिलकर हमारा क्या बनता है, यौगिक से जो है कि यौगिक के बाद हमारा प्रोटीन और डीएनए से जो है कि संरचना बनता है, प्रोटीन और डीएनए, उसके बाद से कोशिका बनता है, कोशिका के बाद उत्तक के बाद उत्तक तंत्र बनता है। जब उत्तक तंत्र बन जाता है तो उत्तक तंत्र से जो बनता है क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से जो क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। उसी शरीर से जो है कि अंग से हमारा क्या बनता है, तो शरीर। उसी शरीर से हमारा क्या होता है, तो एक जनसंख्या के रूप में निरूपित होता है। तो ऊपर के कुछ पॉइंट जो होते हैं, कुछ आपके परमाणु अणु वाले केमिस्ट्री में आएंगे, और जो है कि अंग तंत्र जो सेल और कोशिका, उसका जो आ रहा है आपका बायोलॉजी में आ जाएगा। ये सेक्शन हमारा किस में आ जाएगा, तो पर्यावरण में। आगे का जो सेक्शन आपका ग्रह, आपका फिर सौर मंडल, फिर आपका आकाशगंगा, ब्रह्मांड, वो आपका आ जाएगा। तो देखा जाए तो भूगोल में देखा जाएगा, वो ब्रह्मांड में देखा जाएगा उसको, ठीक ना। आगे हम जैसे मानव और जो है कि पर्यावरण में कुछ जो है कि परिवर्तन को लेकर बदलते हुए स्वरूप को देखा जाएगा। पर्यावरण और मानव के मध्य बदलते स्वरूप, पर्यावरण व मानव के मध्य बदलते स्वरूप। सभी कुछ पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। इन्हें सोचेगा कि थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, पूरे प्रश्नों को पूछा गया है, ठीक ना। इसको निर्धारण किया गया है। तो काल मानव का स्वरूप किस प्रकार से रहा, मानव स्वरूप किस प्रकार का रहा, मानव पर्यावरण संबंध क्या था, मानव पर्यावरण संबंध किस प्रकार से रहा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसको हम लोग जब देखेंगे काल में, तो पहले आता है आखे, मतलब स्टार्टिंग में जो मानव था तो क्या कर रहा था, आखे, वो भोजन का क्या कर रहा था, संग्रहण कर रहा था। जब उस समय आखे, जब भोजन का जब हमारा वो संग्रहण कर रहा था, तो वो जो मानव था भौतिक रूप से था, भौतिक स्वरूप में कहा जाए तो क्या कहे, तो भौतिक मानव था। भौतिक मानव स्वरूप किस प्रकार था, तो भौतिक रूप से था। इसमें मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध देखा जाए तो मानव इसमें तो कारक का कार्य करता था। क्या कारक, अर्थात फैक्टर का। इसका पर्यावरण पर इफेक्ट कह दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं, मतलब किस पर, तो पर्यावरण पर कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता था। आगे हम लोग देखा जाए, अगर दूसरे काल में चलेंगे, पशुपालन और पशुचारण। पशु का पालना, पशु जो है कि चारण, मतलब पशु कहीं चरने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे मानव का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया था। भौतिक सब क्या हो गया था, मानव सामाजिक हो गया था। किस प्रकार से मानव हो गया था, सेकंड स्थिति में सामाजिक। अब जो एक मानव रूपांतर करता हो गया था, रूपांतर करता। थोड़ा इसमें कहा जाता है कि अब थोड़ा सा जो है कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। अगला देखा जाएगा तो तीसरा में हम लोग देखेंगे तो पौध पालन एवं कृषि। पौध पालन एवं
कृषि। अब इसमें मानव जो है ना, अब जो है कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ गया, आर्थिक कहला रहा है। मानव किस प्रकार कहला रहा है? आर्थिक लाभ के लिए, जैसे कृषि कर रहा है, पौध पालन कर रहा है, तो आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से लाभ करना शुरू करे। तो इस समय जो मानव को जो कहा गया था परिवर्तन करता, क्या कहा गया था? परिवर्तन करता, परिवर्तन करता। इसको ध्यान रखिएगा, परिवर्तन करता अर्थात इसे चेंजर बोला गया। क्या बोला गया? चेंजर। ये मॉडिफायर है यहाँ पर, मॉडिफायर। अब ये परिवर्तन करता। अब यहाँ पर जो है ना कुछ न कुछ प्रभाव जो है कि पर्यावरण पड़ना शुरू हो, क्योंकि जब कृषि होने लगा, जंगलों में कृषि होता था, झूम प्रकार खेती होती, जलाते थे लोग, तो कुछ न कुछ यहाँ पर्यावरण पर हानि होना शुरू हो गया। अब आ गया जो आधुनिक जो देखा जा सकती, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी जो इस समय विकास हो चुका है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इससे क्या हुआ कि प्रौद्योगिकीकरण आ गया, जिससे कि मानव में क्या आ गया? तो प्रौद्योगिकीकरण आ गया। जो मानव कैसा बन गया? तो प्रौद्योगिक हो गया था मानव। मानव किस प्रकार हो गया? तो प्रौद्योगिक। अब इसको क्या कहा गया? विध्वंसकर्ता कहा गया, विध्वंसकर्ता कहा गया। क्या कहा गया? विध्वंसकर्ता कहा गया। तो अब इसमें पर्यावरण पर जो है कि मानव को बदलते स्वरूप में नुकसान होना शुरू हो गया था, आगे हम लोग चलते हैं। तो पर्यावरण में अगला जो है कि मानव एवं पर्यावरण संबंधित कुछ आधारभूत कुछ बताए गए हैं, मतलब कि अपना अपना अध्ययन करके लोगों द्वारा कुछ बताया गया है। तो पर्यावरण व मानव संबंधित अवधारणाएं, पर्यावरण व मानव संबंधित अवधारणाएं। तो पहला आपका है नियतिवाद या निश्चयवाद कहिए, या निश्चयवाद अवधारणा। पहला आपका नियतिवाद या निश्चयवाद अवधारणा। इसको किसने लेकर आया थे? तो हमबोल्ट रीटर द्वारा। किसके द्वारा? तो हमबोल्ट रीटर द्वारा लाया। इसमें बताया गया कि मानव, इसमें क्या गया था? मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर क्या है? निर्भर है। मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। मतलब इसमें प्रकृति जो है कि मतलब ऊपरी अवस्था में है, मानव से क्या है? निचले, प्रकृति के अनुसार ही मानव है, इसमें बताया गया था। मतलब इसमें प्रकृति जो है कि ऊपरी अवस्था में है, मतलब कि एक तरह से ये भी कहा है कि प्रकृति के हाथ में क्या है? मानव। ये भी लिख सकते हैं, प्रकृति के हाथ में मानव। इस प्रकार से मिल जाए तो किसमें? नियतिवाद में। दूसरा जो आपका आया था कि संभववादी। असंभववादी जो एक अवधारणा किसने लेके आया था? तो विडाल डी लास ब्लास। बड़ा नाम है, कुछ भी विडाल डी याद कर लीजिएगा, विडाल डी लास याद कर लीजिएगा, ठीक ना? ब्लास है आधा है। अब इसमें इनका क्या कहना था? मानव प्रकृति में हर प्रकार परिवर्तन कर सकता है। मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता। अब यहाँ पर मानव पूर्ण से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन मानव प्रकृति में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, अर्थात कुछ न कुछ कहीं न कहीं दोहन करना अपना शुरू कर दिया था। अगला जो देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा है, जो है कि उसमें नवनियतिवाद अवधारणा, नवनियतिवाद अवधारणा। इसको ध्यान रखिए, इसी अवधारणा को हम कह सकते हैं यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणी विकास जो है, धारणी विकास कहिए या टिकाऊ कहिए या अस्थायी विकास कहिए,
अब बार बार पूछा गया अस्थायी विकास के बारे में, धारणी विकास के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको जो दिए थे ग्रिफिथ टेलर ने, किसने? ग्रिफिथ टेलर ने दिए थे। अब इसमें कहा गया था, अब यहाँ बच्चों की प्रकृति का दोहन हो रहा है, संसाधनों का दोहन, इसमें कहा गया था कि दोहन उतना ही किया जाए कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ी को मतलब कि संसाधनों को बचाते हुए दोहन किया जाए, ठीक ना। इसमें लिख सकते हैं कि प्रकृति के संदर्भ में, इसमें ये भी है कि ये भावी पीढ़ी को ध्यान देते हुए संसाधनों का, भावी पीढ़ी का ध्यान देते संसाधनों का विदोहन, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह आपको पूछा भी जाता है, ठीक ना। या इसको कह सकते हैं हम लोग जो है कि प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ नीति को अपनाना है। इसी में आपका प्रकृति के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, अवधारणा इसी से संबंधित, ठीक है। अवधारणा मतलब रुको जाओ मतलब कि उतना ही कार्य करिए कि ये जितना ही दोहन करिए जिससे कि पर्यावरण हमारा बना रहे, बचा रहे, ठीक ना। और उसके आगे आपको जो भी कार्य करना है करते रहिए। ये तो कुछ अवधारणाएं थी। आगे हम लोग जैसे हम लोग देखे थे कि धारणी विकास क्या है, कब ये आया धारणी विकास के बारे में। वैसे तो ये बहुत ही आपका चर्चित शब्द है धारणी विकास। थोड़ा वर्तमान में देखते हुए, करंट से देखते हुए धारणी विकास को हम लोग देखेंगे तो क्या होता है ये धारणी या स्थायी विकास। धारणी या अस्थायी विकास, धारणी या अस्थायी विकास। धारणी विकास, अस्थायी विकास या सतत विकास, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें जो है कि क्या बात है, तो इसमें ध्यान, आर्थिक विकास के साथ साथ इसमें कुछ पॉइंटों को ध्यान रखिएगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए बात कहा गया था। अब पूरे पॉइंटों को पूछा गया, ठीक है। मतलब कैसा हम लोग तो संसाधनों का दोहन करें से पर्यावरण को हानि न पहुंचे, अब भावी आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी हम संसाधन को बचा के रखें। मतलब कि भावी पीढ़ी को ध्यान देते हुए, भावी पीढ़ी को ध्यान देते हुए संसाधनों का उपयोग करना, ये आपका है धारणी आपका विकास, ठीक ना। या अस्थायी विकास, ये शब्द मतलब देखा ज्यादा जब कब से ज्यादा प्रचलित में आया, ठीक 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ये तो उसके पहले से भी है, ठीक है, लेकिन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, उस पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चूंकि है ब्राजील में पड़ता है, रियो डी जेनेरियो, जिसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहा गया था, 1992 में हुआ था। इसी समय आया था धारणी विकास। धारणी विकास में इसमें लिया गया था एजेंडा 21 की घोषणा किया गया था। किसका? एजेंडा 21 की क्या किया गया था? घोषणा। ये सतत विकास को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर जो है कि आगे जो है कि 2015 में ये ध्यान रखिएगा, सहस्त्राब्दी जो है कि विकास लक्ष्य के समाप्ति होने के बाद यूएनए की संस्था जो आपका यूएनडीपी है उसके द्वारा, यूएनए की संस्था या यूएनडीपी द्वारा आपका जो है कि एसडीजी को लेकर, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर यूएनडीपी ने, या यूएनए की संस्था है, ठीक है, यूएनए की संस्था है, यूएनडीपी ने एसडीजी के लिए
जो है कि लक्ष्य रखा 2015 में, लक्ष्य कब तक रखा एसडीजी का लक्ष्य 2030 तक, कितने तक 2030 तक। थोड़ा इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं 2030 तक, यहाँ से आइए यहाँ पर 2030 तक कितने लक्ष्य रखे गए थे, तो लक्ष्य रखे गए थे तो 17 लक्ष्य, ठीक है। 2030 तक कितने लक्ष्य रखे गए हैं, तो 17 लक्ष्य रखे गए। ये 17 लक्ष्य जो है कि कौन कौन से थे, कुछ इसके कुछ महत्वपूर्ण जो लक्ष्य उसको ध्यान रखिएगा। बस याद रखिएगा कि आपको 2015 में जो कि सहस्त्राब्दी जो सतत विकास के जो लक्ष्य थे उसको जो है कि 2000 कितने तक बढ़ाया गया, 2030 तक बढ़ाया, 2015 से कितने तक बढ़ाया, 2030 तक बढ़ाया। कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य। 17 लक्ष्यों में कुछ लक्ष्यों को ध्यान दीजिए, जैसे लक्ष्य संख्या जो हाल ही में पीसीएस में भी पूछा गया था, ठीक ना। तो पहला गरीबी को है, क्या है, गरीबी मिटाने के लिए, मतलब कोई भी नो गरीबी, नो पॉवर्टी को लेकर गरीबी नहीं रहे, ठीक ना। आपका दूसरा जो है कि भूखमरी नहीं रहे, कोई भूखा न रहे, मतलब भूखमरी को लेकर भूखमरी न रहे। तीसरा आपका स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य। चौथा शिक्षा को लेकर, और पांचवा लैंगिक समानता को लेकर, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया, ये छठवां वाला पूछा गया था आपका साफ पानी को लेकर, ठीक ना, क्लीन पानी, साफ पानी और लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था को लेकर इसमें बताया गया था। सातवां ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा, सातवां क्या ध्यान रखिएगा आपका, तो ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा को, और भी ऊर्जा किस प्रकार का, जैसे सौर ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा हुआ, इस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। और 7 के बाद देखिएगा डायरेक्ट 13 देखिएगा तो जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर है, किसको लेकर है, जलवायु परिवर्तन को लेकर, इसको ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन। और उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाले में वैश्विक भागीदारी है, क्या है, वैश्विक भागीदारी। तो इसमें जो भागीदारी है लगभग कितने देशों का है, इसमें तो 193 देशों का क्या है, भागीदारी आपका है। ये जो था आपका धारणीय विकास, इसको लेके इंडेक्स भी जो है कि भारत द्वारा जारी किया जाता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। भारत द्वारा जारी तो आपका यूएनडीपी द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक ना, आपकी यूनिवर्सिटी संस्था है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2019, ये दूसरी है ये इंडेक्स, ठीक ना, करंट में किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ये रिपोर्ट कौन सी है, तो सेकेंड रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है आपका, तो ध्यान रखिएगा सेकेंड रिपोर्ट है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जो कि भाग लेती है, तो सांख्यिकी एंड कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्लस ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ प्लस यूएन इंडिया के सहयोग से, यूनाइटेड नेशन इंडिया के सहयोग से इसको तैयार किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एसडीजी का चौथा है तो दूसरा ही रिपोर्ट है। इसमें कितने संकेतक है, 100 संकेतक है, कितने संकेतक है, 100 संकेतक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो है कि इसमें भी 100 संकेतक, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा, जो एसडीजी 17 में से इसने कितने को लिया है, एसडीजी इंडिया में कितने लिया गया है, तो एसडीजी 16 का लिया गया, उसमें 17 थे तो 17 नहीं लिया गया, कितने को लिया गया, टारगेट रखा गया है तो 16 पॉइंट, वो 17 पॉइंट था लेकिन यहाँ पर 16 पॉइंटों को टारगेट रखा गया था। इसमें साथ में ध्यान, इसके पहले वर्ष जो था 2018 में देखा जाए तो 13 पॉइंटों को टारगेट रखा गया, कितने पॉइंटों को, तो 13 पॉइंटों को, यहाँ पर 17, एसडीजी 17 है, ठीक ना, ये एसडीजी 17 में से, ठीक ना। और जो है कि इसमें जो है कि सूचकांक का औसत अंक क्या था, सूचकांक का औसत अंक कितना है, तो 60, ठीक ना। इसके पहले जो 2018 में था तो कितना था, तो 57, 3 अंकों की क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है।
आगे देखेंगे तो पहले स्थान पर कौन था, प्रथम स्थान एक तो आपका राज्य स्तर पर, एक केंद्र शासित में, ठीक ना, केंद्र शासित में। तो राज्य स्तर पर देखेंगे तो केरल, केंद्र शासित में देखेंगे तो चंडीगढ़ आपका। और अंतिम स्थान देखेंगे, अंतिम स्थान में तो राज्य स्तर से एक आपका केंद्र शासित स्तर पे, राज्य स्तर में आपका कौन सा है तो बिहार है, और हमारा केंद्र शासित स्तर में देखा जाए तो अभी हाल में जो बना था हमारा